नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और इसी को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाई गई है। तो आइए देखते हैं कि उसके 10 महत्वपूर्ण सुधार क्या थे। सुधार से पहले उसका कार्यकाल देखते हैं कि उसका कार्यकाल था 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी के बीच में। और उसका सबसे महत्वपूर्ण यह कार्य था कि 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया तथा नर बलि एवं शिशु हत्या को भी अपराध घोषित कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण था कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजा राम मोहन राय जी आंदोलन कर रहे थे और इन्हीं के आंदोलन का परिणाम था कि 1829 ईस्वी में रेगुलेशन 17 सरकार ने पारित किया और इसी के आधार पे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण था कि नर बलि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। उस समय चूंकि समाज में अंधविश्वास था, इसलिए लोग देवी को खुश करने के लिए नर बलि करते थे, यानी कि लोगों की बलि चढ़ा देते थे। अब भी यदा कदा यह बातें सुनने को मिलती हैं। और शिशु हत्या को भी अपराध घोषित कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण उसका यह कार्य था कि उसने कर्नल स्लीमैन को नियुक्त करके ठगी व्यवस्था का अंत कर दिया। ठगी व्यवस्था यह है दोस्तों कि देखिए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद भारत में कानून व्यवस्था भी कमज़ोर पड़ गई। जब कानून व्यवस्था कमज़ोर पड़ गई तो ठग, चोर या डकैती या इस तरह की घटनाएं बहुत ही बढ़ गई थी। पूरा बढ़ गया था, कहाँ से, अवध से लेके पूरा हैदराबाद के क्षेत्रों तक और भी अन्य क्षेत्रों में बढ़ गई थी ठगी व्यवस्था। तो इसी ठगी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था और इन्होंने ही ठगी व्यवस्था का अंत किया था। ये था। और तीसरा महत्वपूर्ण था कि 1833 के एक्ट में यह प्रावधान कराया कि अब किसी भी भारतीय के साथ धर्म, जन्म स्थान, जाति अथवा रंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह उस समय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था दोस्तों। 1833 के एक्ट में। और इसको भारत के संविधान में भी इसको अपनाया गया बाद में। और सबसे महत्वपूर्ण यह था कि इसी एक्ट में दास व्यवस्था पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। लागू बाद में हुआ, लेकिन इसी एक्ट में प्रतिबंध लगा दिया गया था दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही 1833 के एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी भी भारतीय के साथ अब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा अथवा व्यक्ति के रंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं हो गया। इसलिए 1833 का एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक का चौथा सुधार क्या था। तो उसका चौथा सुधार यह था कि उसने प्राच्य विद्या एवं पाश्चात्य विद्या के मुद्दे पर उत्पन्न विवाद को सुलझाने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1835 में उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी घोषित की गई। उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी घोषित की गई दोस्तों। कब? 1835 में। और इसके लिए समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनी थी। और मुद्दा यह था कि मुद्दा 2 था, प्राच्य विद्या और पाश्चात्य विद्या। यानी कि एक वर्ग था जो यह मानता था प्राच्य विद्या यानी कि जो शिक्षा दी जाए वो संस्कृत भाषा में दी जाए, उसको बोलते हैं प्राच्य विद्या। दूसरा वर्ग यह था जो मानता था कि शिक्षा पाश्चात्य विद्या मतलब कि शिक्षा का माध्यम इंग्लिश मीडियम हो, शिक्षा का माध्यम
इंग्लिश मीडियम हो यानी अंग्रेजी में सब शिक्षाएं दी जाएं। जैसे अभी भी हिंदी या इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं, तो उस समय यह मुद्दा था 1830 के आसपास कि शिक्षा का माध्यम क्या हो, प्राच्य विद्या यानी कि शिक्षा संस्कृत भाषा के माध्यम से दी जाए या शिक्षा इंग्लिश भाषा के माध्यम से दी जाए। तो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए उसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और फिर इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1835 ईस्वी में उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी घोषित कर दी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रावधान था, क्योंकि अभी भी देखिए, अभी भी जो यूपीएससी यानी आईएएस के लिए जो एग्ज़ाम होता है, तो उसमें लगभग 98% लोग इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं, बाकी 2% लोग हिंदी समेत और भी जितनी 22 भाषाएं हैं उसके होते हैं। तो ये 1835 समय याद रखना है, मैकाले को याद रखना है और लॉर्ड विलियम बेंटिंक को याद रखना है। पांचवा महत्वपूर्ण उनका कार्य था कि 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। 1835 में ही नींव रख दी मेडिकल कॉलेज की कलकत्ता में, इसे भी ध्यान रखना है। उस समय कलकत्ता था, अब कोलकाता है। और छठा उनका देखते हैं, छठा कार्य क्या था कि छठा कार्य यह था कि कॉर्नवालिस द्वारा गठित अपीली एवं भ्रमणशील न्यायालयों को बंद कर दिया गया तथा उसका कार्य दंडनायकों एवं कलेक्टरों को दे दिया। भ्रमणशील न्यायालय था, इसको शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि कहीं भी अगर जिस गांव में मामला है तो वहां पे वो जाएंगी और उस मुद्दे को सुलझाएंगे उस गांव में जाकर ही। इसको भ्रमणशील न्यायालय बोला गया। इसको बंद कर दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय और इनका कार्य दंडनायकों एवं कलेक्टर को दिया गया, यानी कि आपके जो डीएम होते हैं। सातवां महत्वपूर्ण उनका कार्य यह था कि ऊपरी अदालतों में अंग्रेजी का प्रयोग होने लगा। ऊपरी अदालतों में अंग्रेजी का प्रयोग होने लगा एवं निचली अदालतों में फारसी का प्रयोग जारी रखा। मुगल काल में देखिए न्यायालयों की भाषा फारसी होती थी और अभी भी चली आ रही थी, लेकिन अब चूंकि 1835 में इंग्लिश को वरीयता दी गई, तो यहाँ भी अब देखिए न्यायालय की भाषा इंग्लिश होने लगी, ऊपरी न्यायालयों की भाषा, और अब भी इंग्लिश ही है न्यायालयों की भाषा। तो ये महत्वपूर्ण था सातवां। और आठवां यह था कि उसने समाचार पत्रों के प्रति उदार नीति अपनाई, क्योंकि वह समाचार पत्रों को असंतोष के विरुद्ध सेफ्टी वाल मानता था। सेफ्टी वाल देखिए जैसे कुकर में होता है कि जब प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो प्रेशर को रिलीज कर देता है, अगर रिलीज ना करता तो कुकर फट जाता है। उसी प्रकार अगर जनता में कोई किसी बात को लेकर जनता में असंतोष है तो उसको क्या समाचार पत्र प्रकाशित करेंगे और उस असंतोष का निराकरण सरकार कर देगी तो जनता शांत हो जाएगी, यानी कि जनता की समस्या का समाधान हो जाएगा तो जनता शांत हो जाएगी और शासन सुव्यवस्थित तरीके से चलता रहेगा। इसीलिए वो समाचार पत्रों को महत्वपूर्ण मानता था, क्योंकि समाचार पत्र जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार उन समस्याओं को निराकरण कर देती है और शासन व्यवस्था शांति से चलता रहता है। इसीलिए वो सेफ्टी वाल मानता था किसको, समाचार पत्रों को। नवा उसका महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं कि नवा महत्वपूर्ण कार्य है कि भारतीय रियासतों के प्रति उसने यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद, बूंदी तथा कोटा, जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद, बूंदी तथा कोटा रियासतों में हस्तक्षेप नहीं किया, किंतु मैसूर, कुर्ग एवं कछाड़ को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि जहाँ जैसी आवश्यकता हुई वहाँ वैसा कार्य किया, अनावश्यक रूप से वो रियासतों पर हस्तक्षेप नहीं किया। अगर ज़रूरत हुई तभी हस्तक्षेप किया, नहीं तो उन पर ध्यान नहीं दिया मतलब। और फिर 10वां महत्वपूर्ण यह था कि सरकारी खर्चों को कम करने के लिए
सैनिक एवं असैनिक भत्ते को कम कर दिया तथा अफीम का निर्यात केवल मुंबई बंदरगाह से करने का आदेश दिया। तो दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक के 10 महत्वपूर्ण सुधार हैं और इन सुधारों को आप देखते हैं कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है और मैंने कोशिश की है कि बहुत ही कम समय में उसके सभी 10 महत्वपूर्ण सुधारों को बताया जा सके। तो उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी आपको। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।